एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है और उनको भी जो पहले से यहाँ पे मौजूद है। जी, आई थिंक पिछले पेज पे जो भी नोट्स थे वो आप सब के सब नोट कर चुके होंगे। अभी हमारी केमिस्ट्री की नहीं बल्कि फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो जनाब अपनी फिजिक्स की नोटबुक्स निकाल लीजिए। ठीक है, हम यहाँ A2 लेवल्स पे क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ A2 लेवल्स पे फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिजिक्स में प्लीज बताइए हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर जी, न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है और इस न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किस मुकाम तक पहुंचे हैं? हम यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर चुके थे, हम यहाँ पे न्यूक्लियस के दरमियान न्यूक्लियॉन्स की बात कर चुके थे, फिर हमने न्यूक्लियॉन्स के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स की बात की, फिर हमने न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी की बात की। ठीक है, फिर हमने न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात की, फिर हमने स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस की बात की, और फिर हमने उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन की बात की। हम लफ्जों में से लफ्ज निकालते गए। सबसे पहला लफ्ज क्या था? न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में देर आर दोज न्यूक्लियॉन्स। फिर न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स हैव मतलब आपस में उनके आपस में एक न्यूक्लियर फोर्स है, और वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उसकी वजह से न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में एक न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, और फिर जो है न्यूक्लियर एनर्जी को हम बाइंडिंग इसमें ना वो मैच डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट था, या बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कॉन्सेप्ट था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के कॉन्सेप्ट का स्टेबिलिटी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट था। है जी, ये वाली सारी बातें याद है कि नहीं याद? ओके, अब अगर ये वाली सारी बातें आपको याद है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उसका स्टेबिलिटी के साथ आइडिया, ठीक है, करते करते उसी स्टेबिलिटी के ग्राफ के ऊपर, उसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाले ग्राफ के ऊपर मैंने आपको क्या सिखा दिया? वहां पे मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर दी। न्यूक्लियर रिएक्शंस अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? अभी हम, ये हमारा पहला टॉपिक था, ये हमारा पिछला टॉपिक का पहला हिस्सा था। अब हमारा जो नया हिस्सा चल रहा है, नया हिस्सा चल रहा है जी न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? सर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें किसी न्यूक्लियस में कोई तब्दीली आती है, जिसमें न्यूक्लियस अंडरगोज अ चेंज। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच अ न्यूक्लियस अंडरगोज अ चेंज। न्यूक्लियस अंडरगोज अ चेंज की जब मैंने बात की तो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ के ऊपर कौन से रिएक्शंस देखे कि सर लाइटर न्यूक्लियाई जॉइन, लाइटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? वो आपस में फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। तो हमने कहा जी न्यूक्लियर एक फ्यूजन होता है। ठीक है, उससे भी स्टेबिलिटी में इजाफा होता है क्योंकि उससे भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है। फिर हमने कहा एक होता है जी जो बड़े वाले हैं, 56 से जो बड़े वाले हैं वो क्या करते हैं? वो सर न्यूक्लियर फिजन करते हैं। क्या करते हैं? उनकी ना न्यूक्लियर फिजन होती है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है? सर वो मैसिव न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियस। ठीक है, और उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, एनर्जी भी रिलीज होती है। उसमें भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा ही होती है, उसमें भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा ही होती है। सो यू नो, एक एक मैं आपको क्या बात बता रहा था, जैसे एक बात है, हमें स्पेसिफिकेशन में उसने क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिकेशन में उसने लिखा हुआ है कि यार आपको क्या होना चाहिए? यू शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस। वैसे अगर आप मुझे कल के लेक्चर की आखिरी लाइन भेज दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे ये जनाब, बाइंडिंग एनर्जी की बात है, उसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसका ग्राफ है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के दो कॉलम्स हैं और दोनों कॉलम्स के एंड पे क्या लिखा हुआ है? जी बोथ ऑफ दीज न्यूक्लियर रिएक्शंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन they release energy, due to it binding energy per nucleon increases, hence the stability of the nucleus increases। जी ठीक हो गया। सो
मुझे प्लीज बताइए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? कोई सवाल जवाब तो नहीं करना चाहेंगे आप? इससे पहले कि मैं अपना नया टॉपिक बिल्ड करूं, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही है, न्यूक्लियर फिजन की बात हो रही है। अच्छा, सिलेबस वाला कहता है, स्पेसिफिकेशन वाला कहता है कि यार यू शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस। एंड सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो मैंने कहा जी, रिप्रेजेंट सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शंस बाय न्यूक्लियर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, और एक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर इक्वेशन, बैलेंस्ड न्यूक्लियर इक्वेशंस। ये लिखो जी, बैलेंस्ड न्यूक्लियर बल्कि न्यूक्लियर इक्वेशंस लिख के फिर आगे लिखो बैलेंसिंग। न्यूक्लियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए, और फिर हमें उसकी बैलेंसिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग करने के लिए एक सवाल लिखें। आज के लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। आज के लेक्चर को कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई? आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से जी, बैलेंस द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, फॉलोइंग न्यूक्लियर इक्वेशन। सवाल लिखो जी, बैलेंस the following न्यूक्लियर इक्वेशन। जी, ये आज हमारा टॉपिक है, बैलेंस द फॉलोइंग न्यूक्लियर इक्वेशन। कल भी वैसे मैंने कोई लिखवाई तो थी जिसमें एक अननोन मैंने लिखा था, मैंने कहा तो उसको बैलेंस करें। आज भी मैं आपको लिखवाता हूँ। if I say there is this nitrogen which is 714 plus there is this hydrogen which is 24, वो कहता है अगर मैं कहूँ इसके रिएक्शन में एक ऑक्सीजन पैदा हुआ है और एक हाइड्रोजन पैदा हुआ है, और क्या सीन चल रहा है? कहता है जी ऑक्सीजन का तो नीचे वाला न्यूक्लियस 8 होता है, हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 1 होता है। कहता है अगर हम कहें इस हाइड्रोजन पे भी 1 है तो प्लीज बताइए यहाँ क्या होगा? ये लो जी। अब ये इतनी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, हमने कहा था ना बैलेंसिंग में क्या क्या चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। प्रोटॉन नंबर शुड बी बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, देन nucleon number should also be balanced on both the sides of the equation। यहाँ पे ये अगर देखो नीचे क्या, 7 + 2 it is 9, 8 + 1 it is 9। मेंटल मैथ्स हो जाएगा। 14 + 4 what is it? सर जी 14 + 4 होता है 18, तो ये अगर 1 है तो यहाँ क्या होगा बताओ जी? सर जी यहाँ पे ना 17 होगा। तो ये तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, इसकी तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है जी। ये तो विदाउट कैलकुलेशन ही डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो कैलकुलेशन के बगैर ही डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जो उसने बेसिक है जी वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये नहीं था, ये तो कल के लेक्चर की समरी है। अभी तक हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का हाफ ऑफ द चैप्टर किया है, अभी हमारे पास आज द नेक्स्ट हाफ जो है हमने वो स्टार्ट करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर? है तो वो भी एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, तो वो भी एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन ही। अच्छा यार 2 मिनट रुकोगे? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय, हु इज दिस? खैर एडमिट कर लेते हैं यार, ये बेचारा कब से कभी किस मैसेज का नाम लिख देता है, कभी क्या लिख देता है। ये ले भाई 2 मिनट जरा आप लोग ना मेरी गुफ्तगू को चलो 2 मिनटों को ऐड कर देते हैं। जस्ट डिस्टर्बेंस क्या है? इससे बढ़कर क्या डिस्टर्बेंस है कि आप किसी और बच्चे का नाम लेकर क्लास में एंटर होते हैं,
तो बुरी बात है ना, बुरी बात है, धोखाधड़ी होती है, इसको कहते हैं धोखा देना। ठीक है, किसी को धोखा देने से बेहतर है आप अपने ओरिजिनल नाम के साथ आइए। ठीक है, मैं आपको यकीन जानिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको वेलकम भी करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, आपके सवालात का जवाब भी दूंगा और सारा कुछ करूंगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पढ़ाई हो रही है, पेपर है हमारे महीने बाद, मुझे उम्मीद है आपका भी पेपर ही है, आपको इतने निकम्मे वेले आदमी तो होंगे नहीं कि मुफ्त में पूरी क्लास के दौरान आके आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। पढ़ने का दिल है भाई, सौ बिस्मिल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन एक गुजारिश बेटा आपसे भी है, ठीक है, आपने मुझे जब कहा है ना सर आई लव यू प्लीज लेट मी इन, तो मैंने आपको एंटर कर दिया है, आई लव यू टू। आई डोंट नो हु यू आर, बट अगर कोई आपको कोई इस तरह से मोहब्बत का पैगाम भेज रहा हो तो मुझे बड़ों ने यही सिखाया है कि किसी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको जरूर क्लास में अलाउ कर दिया है। हाँ, मैं थोड़ा सा नाराज हूँ आपसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपसे नाराज हूँ, होते हो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मैं कभी आपको डांट रहा होता हूँ, कभी उसको डांट रहा होता हूँ, कोई ना कोई ऐसे किसी और का नाम इस्तेमाल होता है तो किसी और के साथ, अब फारे के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, आप हमेशा वो फारे का नाम यूज करते हो, तो मैं उस बेचारे को डांटता हूँ, वो कहता है सर मैं तो हूँ ही नहीं, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं। ठीक है, सो आप अपने ओरिजिनल नाम के साथ आइए, ये एक अच्छी बात है, पढ़ने का दिल करता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरी क्लास में आना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बहुत वेलकम करूंगा। ठीक है, कोई भी इशू है जिस वजह से आप किसी और के नाम से आते हो, यकीन जानिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे वो इशू बता दोगे तो मैं बिल्कुल उसका हल निकालूंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उसका हल निकालूंगा। लेकिन बेटा हमारे ऊपर ना बहुत स्ट्रेस है, ऑनेस्टली मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताऊं, बहुत स्ट्रेस में हूँ यहाँ। ठीक है, स्ट्रेस किस तरह का है, पेपर है हमारे महीने बाद, सिलेबस मेरा इतना ढेर सारा रहता है। ठीक है, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ ना कि आप इस तरह की डिस्टर्बेंस करोगे। ओके, यू वांट टू स्टडी ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, ऑफ कोर्स जरूर पढ़ो, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन एक शर्त होगी फिर मेरी, एक शर्त है मेरी फिर आप इस बात पर, आप अपने ओरिजिनल नेम से एंटर होएं। ठीक है, आप अपने ओरिजिनल नेम से एंटर होएं, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, अदरवाइज डिस्टर्बेंस हो रही है प्लीज। ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के लेफ्ट राइट के कमेंट्स करने को प्लीज़ अवॉइड करें। मुझे पता है आप मेरे शागिर्दी हैं, आप मेरे शागिर्दी हैं, ठीक है, आप मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अल्लाह को पता है कि आप कौन है और आपको पता है कि आप कौन है। और हाँ, आपने इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस की भी नहीं है, मैं इस बात को लेकर भी खुश हूँ, खुश इन द सेंस कि थोड़ा सा तसल्ली में हूँ कि यार ये कोई ज़्यादा बड़ी मस्ती करेगा नहीं क्लास में। ठीक है, सो एक सिंपल सी शर्त करते हैं, कम विद योर ओरिजिनल नेम, आई विल अलाउ यू इन द क्लास, और फिर आप क्लास को कैरी करिए, जो भी सवाल भी पूछेंगे मैं जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, ये जिस नाम के साथ आप आए हुए हो इस नाम को चेंज करो। ठीक है, इसका जवाब मुझे उम्मीद है मैंने आपको अच्छा तो नहीं हूं। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ा रहा था, उसकी एग्जांपल जो मैंने आपको देनी थी वो दे दी। ठीक है, मैंने अभी आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस की एक दूसरी एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक तो फ्यूजन हो गया, एक फिजन हो गया, एक मैंने सिंपल सी इस तरह की कोई बैलेंस द फॉलोइंग सिंपल न्यूक्लियर इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग सिंपल न्यूक्लियर इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन के बारे में क्या समझ आ रहा है? इज इट अ केमिकल इक्वेशन? बच्चों प्लीज जवाब दीजिए, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? क्या ये केमिस्ट्री की तरह की केमिकल इक्वेशन है कि दो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई कंपाउंड बना रहे हैं? नहीं सर, ये तो केमिस्ट्री की तरह की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो केमिस्ट्री वाली इक्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बल्कि ये कौन सी है? बल्कि सर ये तो फिजिक्स में आप पढ़ा रहे हैं न्यूक्लियर इक्वेशन के नाम से। किस नाम से? आप इसको न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर इक्वेशन कह रहे हैं, जिसमें आप एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में फ्यूज करते हैं, एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में एंटर करते हैं, या दो न्यूक्लियस का कोलिजन कराते हैं। जब आप नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में, मतलब 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स के कलेक्शन में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का कोलिजन कराएंगे, उनको हेड ऑन कोलाइड करेंगे, ऑल्दो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करीब नहीं आने देंगे, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होंगे, इसका भी ओवरऑल पॉजिटिव होगा, इसका भी ओवरऑल पॉजिटिव होगा, ये बहुत जोर से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो इनको कोलाइड करने के लिए बहुत जोर की एक्सेलरेशन चाहिए होगी, बहुत जोर की एक्सेलरेशन जो चाहिए होगी वो कहां से आएगी? आई होप आपने कभी सुना होगा एक लफ्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, है जी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, है जी, या पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। ये इतना आसान रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन को कराना बहुत मुश्किल है भाई। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर 2 न्यूक्लियस को रिएक्ट किया जाता है, कैसे?
एक को भेजा जाएगा पता नहीं 1000 मीटर पर स्क्वायर्ड सेकंड की एक्सेलरेशन के साथ, दूसरे को भी उसी उसी एक्सेलरेशन से, ताकि रुक ना जाएं, ताकि रुक कर रिपेल होकर रिफ्लेक्ट ना कर जाएं, बस एक दूसरे में एंटर हो। और जब वो एक दूसरे में एंटर होते हैं धमाका होता है, जुड़ जाते हैं आपस में, जुड़ते हैं। जुड़ने से क्या होता है, ये बनता है वो बनता है, जो भी इनका मैच डिफेक्ट आता है वो डिफेक्ट जो है वो एनर्जी की सूरत में रिलीज होता है, वो डिफेक्ट जो है वो एनर्जी की सूरत में रिलीज होता है, या उनको शायद शुरू से एनर्जी देनी पड़ती है। अब ये तो डिपेंड करता है कि किस साइड पर मास कम है और किस साइड पर मास ज्यादा है, किस साइड पर मास कम है और किस साइड पर मास ज्यादा है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, सो यू नो व्हाट, देयर इज दिस, आई थिंक जो मैंने समझाना यार, मैं अगले टॉपिक में जाना चाहता हूँ। बच्चों आप में से अगर किसी के पास कुछ सवाल है इस न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर इक्वेशन या उसकी बैलेंसिंग या इसके हवाले से तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वक्त का ज़िया है, मैं इस पे मजीद बात नहीं करना चाहता जी। मैं जिस न्यूक्लियर रिएक्शन को पढ़ाना चाहता हूँ वो कौन सा है जी? हाँ जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस में फिजन फ्यूजन तो होता ही होता है। वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते किसको है? अ रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस अंडरगोज अ चेंज, है जी। दोज रिएक्शंस इन विच न्यूक्लियस, दोज रिएक्शंस in which nucleus undergoes a change. Those reactions in which a nucleus undergoes a change. Those reactions in which a nucleus undergoes a change. ठीक हो गया। अब ये those reactions in which a nucleus undergoes a change, इसमें क्या सीन है? इसमें क्या सीन है जी? इसकी एक एग्जांपल है, इसकी एक दूसरी एग्जांपल है, कौन सी वाली? रेडियो एक्टिविटी। आज जो मैं इसकी पहली एग्जांपल है वो तो फिजन फ्यूजन के हिसाब से थी, आज जो मैं इसकी दूसरी एग्जांपल दूंगा, व्हाट इज इट? इट इज रेडियो एक्टिविटी। लो जी, ये मैंने आज पढ़ाना है आपको, ये इस चैप्टर का दूसरा फेज है, ये इस चैप्टर का दूसरा फेज है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, या रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी भी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको रेडियो एक्टिव डिके भी कह सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव डिके। ओके, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे भाई, प्लीज बताओ, आप इसको कैसे कैरी करोगे? व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? सर एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ सर्टेन रेडिएशंस फ्रॉम सर्टेन न्यूक्लियाई, है जी, सर्टेन रेडिएशंस फ्रॉम सर्टेन न्यूक्लियाई। क्या होता है जी? अ प्रोसेस ऑफ, दो कॉलम्स छोटे छोटे, हाँ दो कॉलम्स छोटे छोटे बना दें, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, radioactivity is a process in which a process in which क्या होता है? certain radiations emit from certain nuclei, certain unstable nuclei. Logic, a process in which certain radiations emit from certain unstable nuclei, ठीक है, ओके। मोहम्मद अली जी, पुत्र जी क्या भेजा है? ओके, a process in which certain radiations emit from certain unstable nuclei, a process in which certain radiations emit from certain unstable nuclei.
मुझे बताइए वो जो सर्टन रेडिएशंस हैं कौन सी हैं, और जो सर्टन अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं ये कौन से हैं? जी सर, ये जो सर्टन अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं ये कौन से होते हैं? सर, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 के आसपास होता है, दे आर दोस्त जिनका एटॉमिक नंबर से बेहतर है कि मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं? प्रोटॉन नंबर। जिनका प्रोटॉन नंबर ग्रेटर देन 80 होता है। असल में जब उनका प्रोटॉन नंबर ग्रेटर देन 80 होता है तो उनके अंदर ना प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है, 80 से ज्यादा होती है। तो दिस न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड इटसेल्फ। जब प्रोटॉन नंबर 80 से ज्यादा होती है, बल्कि ऐसे इसकी मैं बात बाद में समझाऊंगा। सर्टन रेडिएशंस, ये सर्टन रेडिएशंस कौन सी हैं? हाँ जी, बता दो सर्टन रेडिएशंस। सर, 3 तरह की रेडिएशन होती हैं। अल्फा, अल्फा होता है, बीटा होता है, या फिर अल्फा बीटा गामा। अल्फा रेडिएशंस, अल्फा बीटा और गामा। मैं समझाता हूँ इनको भी जरा। मुझे इस टॉपिक को समझाने दीजिए कि प्रोटॉन नंबर 80 से जब ज्यादा होगा तो क्या सीन होता है। सर, जब प्रोटॉन नंबर 80 से ज्यादा होता है, किसी भी न्यूक्लियस का जब प्रोटॉन नंबर 80 से ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस या बिटवीन द प्रोटॉन्स इज मोर डोमिनेंट देन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। यानी जब प्रोटॉन नंबर 80 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो द इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखें प्रोटॉन्स के दरम्यान में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, द इलेक्ट्रो, ओ भाई, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाती है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन between the protons, the electrostatic force of repulsion between the protons gets more dominant, than क्या, than the nuclear attraction, than the nuclear attraction between the nucleons। हाँ जी, क्या होता है असल में जब तक 80 से कम है, देखें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स में पॉजिटिव भी हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स भी हैं। मुसीबत ये चल रही है कि प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन एज अ न्यूक्लियन प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। प्रोटॉन प्रोटॉन चार्ज भी है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियन भी है। प्रोटॉन प्रोटॉन एज अ चार्ज रिपेल करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन एज अ न्यूक्लियस क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियन अट्रैक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियन अट्रैक्ट करेगा। तो अजीब सा मसला चल रहा है, अजीब सा मसला चल रहा है। तो हम कहते हैं सर जब प्रोटॉन्स की तादाद 80 से कम है तब तक क्या होता है, तब तक आई बिलीव न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट करती है। तब तक न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब डोमिनेट करती है तो वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए, लाइक 80 को भी क्रॉस कर जाए, 80 वैसे एक जनरल सा फिगर है, 80 को भी जब क्रॉस कर जाए तो आई बिलीव व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन increases than gets more than the nuclear attraction between the nucleons. Hence क्या होता है, hence the nucleus gets unstable and it emits certain radiations to achieve stability. When the electrostatic force of repulsion between the protons gets more dominant than the nuclear attraction between the nucleons, तब क्या होता है, तब hence certain hence the nucleus becomes unstable। एक सेकेंड, hence ये लिखें, hence the nucleus
becomes unstable, तब क्या होता है, न्यूक्लियस becomes unstable and it emits certain radiations, and it emits certain radiations to get क्या, to get stable. It emits certain radiations to get stable. To get stable. अब कौन कौन सी radiations है नहीं? There are these alpha radiations, beta radiations and gamma radiations. इनकी properties को तो AS में पढ़ाया जाता होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाना चाहिए. ये अल्फा पार्टिकल क्या चीज़ होती है? अल्फा रेडिएशन is an alpha particle. Alpha radiation is basically alpha radiation is a helium nucleus. का मतलब क्या? That means 2 protons and 2 neutrons. 2 protons, and that is a collection of 2 protons and 2 neutrons. That is a collection of 2 protons and 2 neutrons. Okay, what is beta particle? Beta पॉजिटिव है, अगर ये बीटा नेगेटिव है, बीटा रेडिएशन, बीटा पॉजिटिव होता है पॉजिट्रॉन और बीटा नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, है जी. बीटा पॉजिटिव लिखवाऊंगे, बीटा नेगेटिव दोनों लिखवा, दोनों ठीक है. बीटा पार्टिकल इज, क्या लिखवाएं, इलेक्ट्रॉन लिखें कि प्रोटॉन लिखें, पॉजिट्रॉन लिखें, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. is electron type or proton type? Is an electron or a positron? हाँ जी. अभी इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? दैट इज E नेगेटिव. पॉजिट्रॉन क्या है? दैट इज P पॉजिटिव. ठीक है. इनके में भी मैं आपको मैसेज भी लिखवाता हूँ. व्हाट इज गैमा रेडिएशन? गैमा रेडिएशन क्या चीज है सर जी? गैमा रेडिएशन इज एन electromagnetic wave that is known as a photon. That is a photon. जी बिल्कुल ठीक है. That is a photon. अब ये फोटोन का लफ्ज क्या है वो मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा. फोटोन का लफ्ज क्या है इस लफ्ज को मैं अगले चैप्टर में समझाऊंगा. ठीक है जी. सो जी पुत्र जी एग्जैक्टली 1 month लेफ्ट टुडे सर जी. पुत्र जी फिर मेहनत करिए, पढ़िए, सुबह दोपहर शाम दिन रात किताबों के साथ चिपक जाइए. ठीक है. सो जी एग्जैक्टली 1 month लेफ्ट टुडे सर. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, मालूम है. तो आप क्या करेंगे, आप लोग सुबह दोपहर शाम दिन रात पढ़ाई करेंगे. ठीक है. अभी भी कुछ लोगों के बारे में मुझे पता है कि वो जाते हैं धरनों पे, या कभी किसी मिनिस्टर से मिलते हैं, कभी मतलब जो भी कोई मुहिम भी उन्होंने चलाई हुई है. आई डोंट नो व्हाई आर दे वेस्टिंग द टाइम. ठीक है. मुझे ये समझ नहीं आती कि वो अपनी उस एनर्जी को पढ़ाई में क्यों नहीं लगा लेते. उन्होंने क्या बड़े होकर सियासतदान बनना है. ठीक है. मतलब आई डोंट गेट दिस कि जिस चीज से करके उनको क्या खुशी मिल रही है, क्या एनर्जी मिल रही है, या व्हाई वुड दे वेस्ट देयर टाइम. ठीक है. बहरहाल बहुत सारे बच्चे, मुझे हुज़ैला मैंने मैसेज पढ़ा है मैंने वो मैसेज पढ़ा. लेकिन जो भी बच्चों, प्लीज मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है यार, दे हैव टोल्ड एवरीवन कि हमें गुड न्यूज मिलेगी सून. पता नहीं यार हैं. दादी स्कूलिकल चिगटसी नो. चलो खैर, मैं इस पश्तो का नहीं पढ़ूंगा. चलो देखिए बच्चों, एक बात सुनिए. अगर आपके पेपर कैंसिल होते हैं, ठीक है, इसमें गुड न्यूज क्या है? मुझे ये समझा दीजिए. इसमें कोई गुड न्यूज नहीं है यार. दिस इज बैड न्यूज. आपका टाइम जाया होगा. पेपर दीजिए, एग्जाम क्लियर कीजिए, ए लेवल क्लियर कीजिए, और अगले साल में जाने की कोशिश कीजिए, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश कीजिए. ठीक है. सो प्लीज मेहनत करिए, पेपर दीजिए, और पेपर देकर अगले साल में जाइए. ये फ्री के एएस के चक्कर में है. बस मसला सारा ये है ना बेटा, असल में सारी रूटीन ही खराब इधर से हुई है. ठीक है. ये स्कूल वाले करते हैं सब, नॉट प्राइवेट. हाँ बस मुझे पता है प्राइवेट वालों को तो पता है पेपर देना है, पेपर के बगैर हमारा कोई हाल नहीं है.
ठीक है, लेकिन स्कूल वालों को पता है कि पढ़ाई शढ़ाई तो हमने की नहीं है। सर बैड सीन है, लेकिन जिसको भी ये समझाओ तो वो आगे से गुस्सा होता है। चलो क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है जो करप्ट लोग होते हैं ना, ये नून लीग वाले, इनको भी सब जब समझाओ ना कि यार ये करप्शन नुकसानदेह चीज है, ये करप्शन ने मुल्क को खोखला कर दिया, तो वो भी आगे से गुस्सा होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख इस बात का है कि इस जनरेशन को, हमारी आने वाली जनरेशन को, इसी एज से, जब से उन्होंने मेहनत सीखनी थी, जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी थी, इस उम्र में वो कैरेक्टर्स इंड्यूस करने थे, हमने उनको मुफ्ते का सीन बना दिया। हमने उनको एएस में मुफ्ते का रिजल्ट दिया, उस मुफ्ते के रिजल्ट के बाद उनकी आदत बिगड़ गई। उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, ठीक है, कोई कसूर नहीं। आप जब आप एक बच्चे को सिखाएंगे, आपने उसको एक दफा सिखा दिया ना कि यार पेपर दिए बगैर भी हम तुम्हें पास कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऐसा, ठीक है, तो हमने उसकी उस उम्र में, जिस उम्र में उसको मेहनत सिखानी थी, जिस उम्र में उसको क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बनाना था, एक एक हाँ नहीं चलो एक बच्चा कहता है सर यहूदी साजिश है। खैर यहूदी साजिश है कि जो भी है, हम अपनी अपनी साजिशों के लिए खुद कम नहीं। मुसलमान हमेशा खुद के लिए खुद साजिशें करता रहे, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए यहूदी बहुत बाद में आते हैं। ठीक है, सो ओके, धरना देना सीख लिया है, जो भी किया है, जो भी किया है बेटा। इस वक्त आप लोगों को देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ना इनफैक्ट अब तो घर वाले भी समटाइम परेशान हो जाते हैं कि यार भाई आप थकते नहीं हो। मतलब मुझसे मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो खुदा की कसम नाराज है, वो सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही। यार हमारी तो छुट्टी है भाई, हमें ही कहीं ले जाओ यार, हमें कहीं घुमा दो, हमें कोई पूरा हफ्ता घर में तंग रह के तंग हो गए हैं। ठीक है, खैर जो भी वो कहती है। और वो रात को मेरे क्या कहते हैं, यार भाई आप पागल हो यार, आप तंग नहीं होते, आप सुबह से लेकर रात तक एक ही जगह बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, काम कर रहे हो, और आपको खाने की कोई सही तरह की होश नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पता मैं उस बच्चे को क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा जो तुम्हारी उम्र है ना, इस उम्र में अल्लाह ने मुझे ऐसे हालात और वाकयात में डाल दिया था कि मुझे ना 16-16, 18-18 घंटे काम करना पड़ता था, अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती थी और भी बहुत सारे दुनिया के मामला संभालने पड़ते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं उन वक्तों में जब मेरी 16, 17, 18, 19 या 20 साल की उम्र थी, जिस वक्त मैंने रिस्पॉन्सिबल होना था, मैंने उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख ली। जब मुझे मेहनती बनना था, उस वक्त मेरी बॉडी ने मेहनत करना सीख ली। अब मैं अगर 12 घंटे भी पढ़ाऊं तो मैं थकता वक्ता कोई नहीं। हाँ बस एक फिजिकल थकावट तो होती है, नींद आ जाती है बंदे को या जो भी होता है, ठीक है, बाकी मेरी मोटिवेशन कम नहीं होती, मैं अगले दिन उसी तरह काम करने के लिए दोबारा हाजिर होता हूँ। इट्स जस्ट ये इसकी वजह क्या है। मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं सर आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। तो भाई फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है, अगर मैंने भी वो, जब मेरी नई नई जवानी आई, मैंने उस वक्त अगर मेहनत ना की होती, ये जो कॉलेज के जमाने में जिस जिस उम्र में आप लोग हैं, मैंने भी अगर इस उम्र में मुफ्ता तोड़ना स्टार्ट कर दिया होता, मुझे भी गलत आदतों में डल गया होता, ठीक है, मेहनत ना की होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मैं तो उस जमाने में, हाँ वैसे आपको एक बात बताऊं, जब वो हालात और वाकयात थोड़े खराब थे मेरी जिंदगी के, तब मैंने जरूर थोड़ा सा शायद अल्लाह से गिला किया हो कि अल्लाह ताला यार तूने मेरी इतनी टफ कर दी है जिंदगी, इतने मुश्किल हालात में डाल दिए, मैं ही मिला हूं क्या। लेकिन अभी यकीन जानिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतने मुश्किल वक्त से गुजारा, जिसकी वजह से मैं इस काबिल हो गया, कि लोग थक जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है, और मैं लगा हूँ अपनी मेहनत के साथ, मुझे मेहनत से थकावट नहीं होती, तंगी भी नहीं होती, जो भी काम कर रहा हूँ मैं उस काम से खुश हूँ। सो प्लीज बच्चों, आप लोग किन चक्रों में हो यार। आप इस साल अगर A2 के रिजल्ट्स झूठे या जो भी जिस किस्म के भी रिजल्ट्स मांग रहे हो, आप यूनिवर्सिटियों में कैसे सरवाइव करोगे। यूनिवर्सिटी तो किसी गवर्नमेंट की नहीं सुनती है। ये किसी किसी यूनिवर्सिटी ने जब सुनी थी गवर्नमेंट की जो भी धरना देकर, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी भाई। जो नेक्स्ट लेवल की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो इंसान को हिसाब किताब बराबर करके फारिग कर देती हैं। तो अगर आप किसी अच्छी, आप लोग क्यों अपने कैरियर के साथ खुद तोड़े हुए उस कैरियर को खराब करने के लिए। मतलब किसने आपको ये बात समझा दिया कि हथौड़ा पकड़ो, कुल्हाड़ी पकड़ो, अपने पाँव पे खुद ही मार दो। क्यों भाई, पढ़ाई इज योर कैरियर यार, पढ़ना इज योर कैरियर, एग्जाम देना इज योर कैरियर, उस डिग्री को लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, अगले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना इज योर कैरियर। मुफ्त में चलो अगर आपको A* मिल भी जाता है, मिल भी गया, चलो जी मान लेता हूँ मुफ्त में आपको A* अगर मिल गया, तो जरा वो एक्सपेक्टेड वाले जिनको पिछले साल मुफ्त में मिला था, जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ाई की थी सही, क्या हाल है उनके। अभी AS में ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ती है कि नहीं पढ़नी पड़ती उनको।
इसी तरह जब यूनिवर्सिटी में आप हैंडीकैप के साथ जाना चाहते हो, अपने आप का ए लेवल्स मुकम्मल किए बगैर क्यों आगे जाना चाहते हो यार? ए लेवल्स पढ़ना इज नॉट, बहुत नुकसान हुआ है ना जी। अहमद जफर, आप आपका पिछले साल एक्सपेक्टेड आया था, क्या रिजल्ट आए थे प्लीज बताओ? 3 एज आए थे। अभी बताओ आपको क्या लगता है, आपके साथ फायदा हुआ था या आपका नुकसान हुआ? जी पुत्र, आपको क्या लगता है, आपका वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बाद फायदा हुआ है नुकसान? नुकसान हुआ है ना यार। आपने अगर डॉक्टर बनना है, मिसाल के तौर पे आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ओके, अभी भी आपको क्या करते हैं हम, अभी भी ना हम आपका सिलेबस क्या कहते हैं, आई हैव टू स्टडी मच मोर नाउ। हाँ यू नो, यही तो सारा प्रॉब्लम है। फिर अगले साल मच मोर, हिसाब अल्टीमेटली बराबर होना है भाई, ये बात याद रखिएगा। अल्लाह का असूल है ये, दुनिया के भी असूल है, ठीक है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो जिसने थोड़ा पढ़ा है, जिस अल्टीमेटली आपको एक जितना बराबर करना पड़ेगा। आप वो थोड़े वक्त में करोगे कि ज्यादा वक्त में करोगे, अभी करोगे कि बाद में करोगे? तो क्यों ना अभी जो ड्यू टाइम है, घर बैठे हैं यार हम, सुबह से लेकर रात तक, ना आपको ट्रेवल करना है, ना आपको तैयार होना है, ना आपने कहीं जाना है, ना आपने कुछ और करना है, घर बैठ के सिर्फ एक पढ़ना ही तो है। मेरी क्लासेस लेनी ऑनलाइन और खुद किताब खोल के बैठ के पढ़ना। तो व्हाट्स द पॉइंट टू वेस्ट टाइम के जी? सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है जी, हैं फलाने बंदे वेले थे, 2-4 वेले थे, उठ के चले गए जी शफकत महमूद के पास है किसी के पास, उसने भी खुद बना के निकाल दिया यार, अभी फिलहाल तो जाओ ना, गुड न्यूज मिलेगी। वाह भाई, वो एक है लफंगा किस्म का, दुनिया जहान का लफंगा तरीन, इमरान खान का भतीजा है कि भांजा है, वकील उसको लगाया हुआ आगे। वो तो घटिया सा आदमी है भाई, उसको तो टीवी पे आने का शौक चाहिए होता है, ठीक है। वो कोई डिसेंट आदमी नहीं है जनाब, उसको सिर्फ टीवी पे आने का शौक है, वो पुठे सीधे करतूतों में उंगलियां डालता रहता है, ठीक है। और वो जी मेरा बस इंटरव्यू हो जाए, मैं बस टीवी पे आ जाऊं, मुझसे कोई इंटरव्यू ले ले, हैं उसके किधर टाई चढ़ गए हो भैया। वो जिसकी मैंने देखी है एक वीडियो कि जनाब जी हमें बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी, ठीक है। और तुझे शर्म से डूब मरना चाहिए भाई, खुद तू था ही निकम्मा, वकालत की तूने, कोई पढ़ाई शढ़ाई एक तरह से की नहीं, ठीक है। वकीलों में भी जिस तरह से वो पास हुआ है मुझे पता है। आप क्या वो उस तरह के लोग बनना चाहते हो? आप तो यार डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने वाले बच्चे हैं भाई, आपने तो प्रोफेशनल्स बनना है, हैं टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी है, आपको तो पढ़ना मजबूरी है यार, आपने तो पढ़ना ही पढ़ना है। चलो वैसे मुझे एक बात बताओ, एक सवाल पूछूं, ये जिसने मुझे वीडियो भेजी है जिस भाई ने, ठीक है, हाँ लिखा तो है बैरिस्टर है, तो मेरे जैसा बंदा तो उस बैरिस्टर को गालियां निकालता है, ठीक है। उसके ऊपर केस है भाई ढेर सारे, ठीक है। उसका चाचा या उसका मामा भी उससे तंग है, चाचा बनता है इमरान खान या मामा बनता है तो असल बताऊं तो तंग है उसको, कहता है किसी तरह से जान छुड़ाओ यार मेरी, इसने तो मेरी इज्जत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जी भाई, हाँ नाम उसके उसके जो भी लिखा हुआ है, बहरहाल जो भी लिखा हुआ है जो नहीं है, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, ये जिसने भी मुझे वीडियो भेजी है कि जी कोई खुशखबरी मिलेगी, भाई पाकिस्तान में कौन कौन से शहर बंद है, किस किस शहर में एजुकेशनल लॉकडाउन लगा हुआ है? 7, सिर्फ और सिर्फ 7 शहरों में, सिर्फ 7 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ। पाकिस्तान में टोटल शहर हैं कितने? मोर देन 70, पता नहीं हजार, 100 के करीब तो शहर होंगे, बाकी सब तो पढ़ रहे हैं, बाकियों के तो स्कूल खुले हुए हैं, उनका क्यों पेपर ना हो? एक कॉमन सेंस है ना, बताओ ना। क्या पाकिस्तान में सिर्फ 7 शहर आते हैं? सिर्फ 7 शहरों का हिसाब किताब होता है? मुल्तान में कोई ओए लफ्ज नहीं होता, कराची में कोई ओए लफ्ज नहीं होता, हैदराबाद वाले कोई ओए लफ्ज नहीं करते हैं, ये ऊपर एबटाबाद में कोई ओए लफ्ज नहीं करता। और बताओ ना भाई, सिर्फ मेरा पिंडी इस्लामाबाद और लाहौर बंद है भैया। हाँ जी, तो किस उम्मीद पे हो यार? मुझे सिर्फ इस बात को लेकर चिढ़ होती है, मुझे दिल करता है यार ये, लेकिन आप लोग क्या है, सिर्फ मसला क्या है, सिर्फ मसला क्या है, बच्चों की तरह बिहेव करते हो। बच्चे होना मुसीबत सारी है, और कुछ समझाने वाला है नहीं, सब घर में बैठे हैं। अभी मैं मेरे सामने होता तो फिर मैं सुथरा करके समझाता, आपको पता ही, ठीक है। अब मैं भी क्या करूं, पर्दे के पीछे हूं, क्या समझाऊं आपको, लगा हूं सुबह दोपहर शाम आपके सामने। क्या इतना ही काफी नहीं है कि मैंने क्लास एक दिन भी नहीं मिस की सिवाय किसी संडे के? क्या इतना काफी नहीं है? इतना तो समझते हो ना सर जहीर बड़े सियाणे हैं, या क्या आप मुझे बेवकूफ समझते? मैं अपनी एनर्जी जाया करूंगा? हैं चलो एबटाबाद भी बंद हो गया, आज हुआ होगा भाई, ठीक है, खैर जो भी है भाई, ले जी एक और उम्मीद का पलंदा निकाला उसने, कहा सर एबटाबाद भी बंद हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कौन कौन सा शहर गिराऊं तुम लोगों को?
जो भी है, अक्टूबर, चलो एक और बात बताओ, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुए थे ना? अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुए थे ना? या वो भी नहीं हुए थे? तब भी हालात खराब थे ना, कोरोना था ना तब भी, हैं? अच्छे खासे हालात खराब थे भाई, ठीक है। जिन पूरा साल जिन्होंने पढ़ा है उनका क्या सीन है? अक्टूबर नवंबर में भी यस, लॉकडाउन चल रहा था, मौलवी भी आए हुए थे, इनफैक्ट मौलवी भी आए हुए थे, इवन देन पेपर हुआ था। इवन देन मुझे याद हो मौलाना फजलुर रहमान आया था कहीं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर चेंज कर दिया था उन्होंने आपका, यस याद आ गए हैं, हॉल चेंज हो गए थे, पता नहीं वहां से इस्लामाबाद से इधर पिंडी हो गया था, पीसी शिफ्ट हो गया था। तो भाई इतने इतने टफ हालात में उन्होंने आपका पेपर लिया है, उन्होंने मौलाने की नहीं सुनी, रोड बंद, हर तरफ धरना, वो सीन तब नहीं हुआ, तब को हालात नहीं हुए, वो निकम्मे में पड़ो हुए, ठीक है। पेपर है तुम लोगों का, पेपर नहीं होंगे सर, ये होगा तो वो होगा, ठीक है। एंड पे जब मथे लगेगा ना, फिर रोते रोते मेरे पास ना आना, फिर मैं बता रहा हूँ, मैं भी करा रहा हूँ ना काम, आपको मेहनत कर रहे हैं ना। हाँ मोहम्मद उमर मुनीर, सही सवाल आया आपका, ठीक है। सो प्लीज यार, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मशवरा भी दे रहा हूँ, मुफ्त मशवरा है भाई, मुफ्त मशवरा है, पढ़ लो। ये वक्त दोबारा नहीं, एक बचा मेरे साथ पूरा 1 महीना रह गया, पूरा 1 महीना रह गया, यकीन जानो, ठीक है। हाँ जी, वो एक बच्चे ने बड़ी जबरदस्त बात की, सर आज 4 तारीख है, 4 तारीख को पहला पेपर है, पूरा 1 महीना। मैं फिर कहूंगा 1 महीना जान तोड़ लगा दो यार, कसमें, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं, 1 महीना लगाओ, दे मार 4.5 करो, ठीक है। करते रहो ना, धरना धरना हो गया ना, शोकल खत्म हो गया ना, पार्टी थी ना एक, हो गई। लगे रहो सोशल मीडिया के ऊपर, बेवकूफ ना बनो। एक काम बताऊं, ठीक है, और किसी को लगाओ इस काम पे, खुद पढ़ाई पे आओ यार, खुद पढ़ लो भाई। कोई और, किसी और निकम्मे को ढूंढो, उसको बोल तू ये काम कर यार, नहीं बोल उसको कहा मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर, खुद सियाने बनो, पढ़ लो यार, पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो। बहरहाल जो भी है, ये हाँ, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात जी। वो अक्सर ना जैसे कुछ मतलब जब हम पढ़ा करते थे, यकीन जानो, पता क्या होता था, हम ना दोस्तों के सामने पार्टी करते थे, ठीक है, खुद घर जाके पढ़ रहे होते थे, ठीक है। दोस्तों को लगता था यार ये भी निकम्मा ही है, वेलियां मारता है, ठीक है, ये हमारे साथ तो सारे वेलियां मार रहे होते थे। तो हमारा ना अच्छे रिजल्ट्स आने की ये टेक्निक भी होती थी, खुद उनके सामने वैल्यू मारो, उनको भी वैल्यू में लगाओ, और घर जाके बैठ के पढ़ लो, ठीक। तो सियाने बनो यार, सारे कुछ सारे करते हैं। अच्छा, बहरहाल जो भी है यार, जो भी है, देखो चेक करो क्या यार, ये थोड़ा सा कोई मेरे ख्याल से एकदम से जूम क्रैश कर गया था, एकदम से जूम क्रैश कर गया। प्लीज बताइए ऑडियो वीडियो का क्या सीन है? हाँ जी, जी ऑल क्लियर है सर। अच्छा, चलो जी, बातें बंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है। मेरा क्या मकसद है, मेरा तो सिर्फ इतना मकसद है, बार बार समझाता रहूँ, बार बार समझाता रहूँ, ठीक है। अब कौम ने समझना है कि कौम ने नहीं समझना, ये तो अब अल्लाह ताला का हिसाब है, अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने कौम को समझाना है कि नहीं समझाना, ठीक है। बस पढ़ते रहो पुत्र। मुस्कान, 4 मई को पहला पेपर कौन सा है? 4 मई को पहला पेपर कौन सा है? केमिस्ट्री का, ठीक है। बच्चे ने पूछा सर किस दिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना छोड़ दिए जाएं और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा जाए। इनफैक्ट 7 दिन पहले, केमिस्ट्री से आई थिंक 7 डेज पहले, 4 मई से 7 डेज पहले, 7 डेज पहले कितने, क्या तारीख बनेगी? आई थिंक 27th ऑफ ये अप्रैल बनेगा ना। 5th को बायो है, बायो केमिस्ट्री वाले फिर इकट्ठे पढ़े, बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते रहे। बायो की खैर इस डेट शीट पे मैं डिस्कशन अभी नहीं करूंगा, अभी सब कुछ पढ़े, अभी सब कुछ पढ़े। डेट शीट जब मेरा सिलेबस खत्म होगा फिर मैं प्लानर डिजाइन करूंगा कि इतने दिन सिर्फ इसको पढ़े, इतने दिन सिर्फ इसको पढ़े, इतने दिन सिर्फ इसको पढ़े। अभी तो आपने सब कुछ पढ़ना, अभी तो आपने सब कुछ पढ़ना। खैर बहरहाल बहरहाल मुझसे वो पेज ही गुम गया, वो जब क्रैश होता है जूम तो पिछला सारा खत्म हो जाता है। बहरहाल मुझे प्लीज बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जनाब रेडियो, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, और इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे, और रेडियो एक्टिविटी का मैं आपको मतलब सिखा रहा था। और वैसे मैंने यहाँ पे ना एक और लफ्ज भी लिखा था, रेडियो एक्टिव डिके।
अब आप उसको रेडियो एक्टिविटी कहें या रेडियो एक्टिव डीके कहें, ठीक है, मैंने रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से जो ओ लेवल्स में या एएस में, ठीक है, चलो जो भी है पुत्र, मैं भी इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपके डेट शीट के ऊपर जब सिलेबस खत्म होगा तो डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, रेडियो एक्टिविटी का मतलब आपको सिखा दिया था ना। अच्छा, अब व्हाट इज दिस रेडियो एक्टिव डीके, क्या होता है? डीके होना, जब भी रेडियो एक्टिविटी होती है तो एक न्यूक्लियस में से रेडिएशंस एमिट होती हैं, जिसके नतीजे में हम कहते हैं वो न्यूक्लियस डिके कर गया है। क्या कर गया? वो न्यूक्लियस डिके कर गया है। डिके मतलब सर अपने आप में से कुछ निकाल कर छोटा हो गया है, डिके हो गया। एक तो बायोलॉजिकल डिके होता है, बायोलॉजिकल डिके की बात नहीं कर रहा मैं, रेडियो एक्टिव डिके की बात कर रहा हूं, जिसमें हमें कहते हैं कि एक न्यूक्लियस अल्फा निकाल दे, बीटा निकाल दे या गैमा निकाल दे, या उसका मास कम हो जाता है, या उसकी एनर्जी कम हो जाती है, या उसका मास डैश एनर्जी कम हो जाती है, जिससे वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। बहरहाल, what is radioactive decay? It is the conversion of a parent nuclei into daughter nuclei by the emission of alpha, beta और gamma radiations। हम इसके साथ अगर कोई अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? It is the emission of what? It is the emission of, it is the conversion of, emission तो पहले बात होगी थी, it is the conversion, it is the decay of a parent nuclei, conversion of a parent nuclei, जो पहले से होता है उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू क्या? इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। जो बाद में चीज बनती है उसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू डॉटर न्यूक्लियाई बाय व्हाट? बाय द एमिशन ऑफ, by the emission of certain radiations, that is कौन सी? अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस। जी भाई, इस हिसाब से आप डिफाइन करेंगे कन्वर्जन और डीके ऑफ अ पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू डॉटर न्यूक्लियाई बाय द एमिशन ऑफ सर्टेन रेडिएशंस। जी भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? पेरेंट न्यूक्लियाई है जो क्या करता है, डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। बस टर्मिनोलॉजी है भाई, टर्मिनोलॉजी है। वाई नॉट सन सर? उधर सन, मेरे ख्याल से जिसने ये टर्मिनोलॉजी बनाई है उसको बेटी से ज्यादा प्यार होगा। हाँ जी, अदरवाइज वो कहता है जी पेरेंट न्यूक्लियाई इज कन्वर्टिंग इनटू सन न्यूक्लियाई। उसने क्या किया है, उसको भी मेरी तरह अपनी बेटी से ज्यादा प्यार होगा। अक्सर भाई अजीब व गरीब सा फिनोमेना है, ठीक है, हो जाता है, ऐसा होता है। जो भी है पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, दोनों से प्यार है भाई। बस वो क्या करें, दिल में ज्यादा बेटी के लिए प्यार होता है। अच्छा, बेटे से भी होता है भाई, होता है, हाथ बांधता हूँ, दोनों से प्यार। अच्छा, पेरेंट न्यूक्लियाई ने क्या करना है जी? उसने कन्वर्ट करना है इनटू डॉटर न्यूक्लियाई बाय व्हाट? इधर ध्यान दीजिए, बाय द एमिशन। हाँ ठीक है, मामा को बेटे से होता है। हाँ, वो हिसाब अल्लाह ने फिर बराबर कर दिए, हिसाब अल्लाह ने बराबर कर नहीं वो बस बाप को बेटी से होता है तो माँ को बेटे से होता है, तो अल्लाह ने हिसाब बराबर कर देना होता है। या फिर खुद हमें यार मुफ्त के नखरे कर रहे होते हैं, वो मामा बाबा वो क्या कहते हैं, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे होते हैं। ठीक है जी, बेटे को बाप डांटेगा तो माँ प्यार करेगी, बेटी को जो है तो बाप प्यार करेगा तो माँ डांट करेगी, शोगल लगा होता है ये वाला। खैर जो भी है, पेरेंट न्यूक्लियाई का डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना, पुराने न्यूक्लियाई का नए न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना, बड़े न्यूक्लियाई का छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना, किसी भी न्यूक्लियाई का किसी भी दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना, उसको कहते हैं जी रेडियो एक्टिव डीके। जी सो जी भाई, conversion of a parent nuclei into daughter nuclei by the emission of certain radiation, that is alpha, beta और gamma। ओके, अगर मैं इसके कुछ रिएक्शंस लिखना चाहूँ, कि जी कोई मिसाल के तौर पर कोई भी देयर इज दिस अल्फा डीके, अगर मैं अल्फा डीके की बात करूं, जिसको वी कॉल इट अल्फा डीके।
अल्फा डिके में क्या होगा, अल्फा डिके सर कोई भी जो आपके पास होगा ना ये एजी, जब आप उसमें से क्या निकालोगे, जब उसमें से कोई अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो बेसिकली अल्फा एक हीलियम न्यूक्लियस है, नीचे उसके 2 होता है, ऊपर उसके 4 होता है, उसमें 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, दैट इज A-4 और Z-2। इसमें किसी को प्रॉब्लम, उसमें से दो कलेक्शन ऑफ व्हाट इज इट, ग्रुप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, मैं लिख चुका हूँ वहाँ पे, ये मैं लिख चुका हूँ वहाँ पे। फिर होता है जी अल्फा डीके के बाद क्या है जी, बीटा डीके। अल्फा डीके का मतलब क्या होता है, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा बीटा डीके का मतलब क्या होगा, बीटा डीके का मतलब होगा सर जी एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल कितनी तरह का है भाई, बीटा पार्टिकल 2 तरह का है, एक होता है XAZ, अगर मैं कहूँ इसमें से निकला है बीटा नेगेटिव, बीटा नेचुरली जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो तो नेगेटिव ही है। उसके नंबर्स क्या हैं, उसके नंबर्स क्या हैं सर, उसका जो ऊपर वाला नंबर है, जो उसका एटॉमिक मैप, जो उसका न्यूक्लियन नंबर है, उसका न्यूक्लियन नंबर 0, लेकिन हाँ उसका जो क्या बोलते हैं ये एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर है, वो बीटा नेगेटिव है, तो वो क्या है जी, वो -1 है। सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह का है, मुझे उम्मीद है इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्फा पे 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, बल्कि मैं चार्ज क्यों लिख रहा हूँ, चार्ज क्यों लिख रहा हूँ, मैं जस्ट न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, तो मुझे वहां पे जस्ट चार्ज लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जब किसी एटम, किसी न्यूक्लियस में से एक बीटा नेगेटिव निकलता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइप कहते हैं, तो क्या होगा जी, ऊपर आ जाएगा A-0 इज A, नीचे आएगा Z-1 इज Z+1। और अगर मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ इसमें से आपने माइनस कराना है कौन, इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन टाइप, इलेक्ट्रॉन टाइप आपने माइनस किया तो ये हुआ। अब अगर आपने बीटा 0 नीचे +1, व्हाट इज इट, इट इज नोन एज पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन टाइप वाले को माइनस किया, अगर आपने प्रोटॉन टाइप वाले को माइनस किया तो A-0, ऊपर तो A ही आएगा, नीचे Z-1 ये आएगा, नीचे Z-1 आएगा। ठीक है, आई होप आपको मालूम है कि जब बीटा नेगेटिव निकलता है, बीटा नेगेटिव निकलता है तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, व्हाट एक्चुअली हैपेंस ये बता दीजिए। यहाँ पे असल में क्या हो रहा होता है, एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है। अ न्यूट्रॉन, ये एएस का नॉलेज है, कन्वर्ट्स इनटू अ क्या, कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन। यहाँ क्या होता है, यहाँ उल्टा होता है, अ प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू अ क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी है, यहाँ तक किसी को परेशानी है। अच्छा जो तीसरी तीसरी जो सिचुएशन है, बट इस तीसरी सिचुएशन यहीं पर नीचे जाके लिखिएगा, यहीं पर नीचे जाके लिखिए जी, गैमा डीके। गैमा डीके में क्या होता है, गैमा डीके में क्या होता है जी, एमिशन ऑफ गैमा पार्टिकल। गैमा को भी आप गैमा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल, गैमा रेज, ये लिखिए ज्यादा बेहतर है, एमिशन ऑफ गैमा रेज। अगर मैं कहूँ किसी AZ में से, XAZ में से क्या निकला है, कोई गैमा रेडिएशन निकली है, तो गैमा का तो मैस शैस कोई नहीं होता, गैमा का तो मैस शैस कोई नहीं होता, इस पे तो फर्क नहीं पड़ता, इस पे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन जब यू नो देयर इज दिस X के साथ ऊपर A नीचे Z, जब ऊपर A और नीचे Z है, इसमें से गैमा रेडिएशन जब निकलेगी, जब गैमा रेडिएशन निकलेगी तो जब ये गैमा रेडिएशन निकलेगी तो गैमा का ऊपर का नंबर भी 0 होता है, नीचे का नंबर भी 0 होता है, तो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियन नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन यस एक चीज पे फर्क पड़ता है जी, किस चीज पे, एक चीज पे फर्क पड़ता है सर, एनर्जी निकल जाती है, एनर्जी निकल जाती है तो मास और कंडेंस हो जाता होगा, लाइक मास और कम हो जाता होगा, एनर्जी रिलीज होती है उसमें से। खैर बात जो भी होता है, मैं उसकी ज्यादा मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। और एक बात आपको बताऊं,
जहां तक इनकी प्रॉपर्टीज हैं, फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एएस। मैं उनकी मजीद प्रॉपर्टीज में नहीं जाऊंगा, जो भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। मैं आपको रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डिके के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। सुनिए प्लीज, एक छोटा सा नोट लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेडिएशंस, कि जी पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, न्यूट्रल कौन है, वेव कौन है, मास कौन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में से जाते हुए किसी को क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में से जाते हुए किसी को क्या होता है, आयनाइजिंग कौन है, पेनिट्रेटिंग कौन है। ठीक है, नो आई एम सॉरी बेटा, वो सब ओ लेवल्स में, वो सब एएस की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेडिएशंस, वो A2 का सिलेबस भी नहीं है, A2 में पूछेगा भी नहीं, A2 में पूछनी भी नहीं है उसने। ये तो ये भी सारा मैंने रिवाइज करा दिया, आर ऑलरेडी स्टडीड इन एएस लेवल। मुझे जो पढ़ाना है वो क्या है, उस तरफ जाता हूँ यार, मैं अपने टॉपिक की तरफ जाना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक क्या है? टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके वो पढ़ाना है कि रेडियो एक्टिविटी किस तरह का फिनोमेना है। मेरा जो असल टॉपिक है वो क्या है भाई? वो ये है कि सर ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जरा समझें, इसकी कोई फिजिक्स बिल्ड करें, इसकी कोई इक्वेशन बिल्ड करें, इसका कोई ग्राफ बिल्ड करें, इसकी कोई साइंस बिल्ड करें। हाँ जी, इसकी कोई साइंस बिल्ड करें। ओके, सो यू नो व्हाट, मैं अगले पेज पे जाना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है अब। असल टॉपिक क्या है सर जी? असल टॉपिक है क्या चीज? न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव डीके, या जिसको हम ना वो न्यूक्लियर डीके भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर डीके। रेडियो एक्टिविटी कह दीजिए, रेडियो एक्टिव डीके कह दीजिए, या न्यूक्लियर डीके, न्यूक्लियर डीके कह दीजिए। क्या हो रहा है? पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट्स इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट्स इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर डीके। ओके, अब मुझे रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज नहीं बल्कि क्या पढ़ाना है पुत्र जी? बल्कि पढ़ाना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आज का टॉपिक है जी हेडिंग 2। नेक्स्ट हेडिंग 2, पिछले कॉलम शॉलम बराबर करो, पिछले कॉलम शॉलम बराबर करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर डीके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर डीके। जी तो बच्चों, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके? सबसे पहले दो अल्फाज ये हैं कि जिन अल्फाज को ना आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सर ये जो रेडियो एक्टिविटी है, व्हाट इज इट? इट इज अ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। व्हाट इज इट? सबसे जो इसका पहला कैरेक्टर है, इट इज रेडियो एक्टिविटी इज अ random phenomena. It is a random process. It is a random phenomena. या फिर and it is a spontaneous process. जी भाई, इन दो अल्फाज का मैंने आपको मतलब सिखाना है और इनके मतलबों में से कोई अगली बात निकालनी है। जी, पहली बात,
पहली बात, किसी को पता है बच्चों रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम फिनोमेना का मतलब क्या है? रैंडम फिनोमेना का मतलब है सर जी इर्रेगुलर। क्या मतलब है जी? इर्रेगुलर फिनोमेना। इर्रेगुलर फिनोमेना। अच्छा जी, पहला मतलब तो मैंने इसका निकाल लिया जी, इर्रेगुलर फिनोमेना। अच्छा, अगर ये इर्रेगुलर है तो मतलब क्या इस बात का? मतलब सर इर्रेगुलर है। हाँ, दो छोटे छोटे कॉलम्स बना दें, दो छोटे छोटे कॉलम बना दें। या फिर आप कहें सर अनप्रिडिक्टेबल है, इट इज अनप्रिडिक्टेबल के, ओके होल्ड ऑन, रैंड इसकी ना इसकी इसकी जो रेडिएशंस हैं, जो इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है, उसका जो उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है, इरेगुलर है, इरेगुलर फिनोमेना है। या फिर आप ये कह दें सर फ्लक्चुएट करता है, रेडिएशंस की जो एमिशंस हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं। फ्लक्चुएट करता है, क्या क्या मतलब फ्लक्चुएट करता है? सर कभी ज्यादा एमिशंस होती हैं, ठीक है, कभी कम एमिशंस होती हैं। रेट ऑफ एमिशंस, रेट ऑफ एमिशंस या नंबर ऑफ एमिशंस वो फ्लक्चुएट करती हैं। इरेगुलर फिनोमेना है, या फिर लिखें एक लफ्ज लिखें जी, रेट ऑफ एमिशंस फ्लक्चुएट करती हैं। फिर इट इज अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल एमिशंस होती हैं। वैसे क्या कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होती हैं? इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। क्या मतलब है बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, या कुछ ना कुछ सीन है, कुछ ना कुछ तो सीन होगा। इरेगुलर फिनोमेना है, इरेगुलर प्रोसेस है, इरेगुलर फिनोमेना है, मतलब रैंडम का बुनियादी मतलब तो इरेगुलर ही है। रैंडम फिनोमेना इरेगुलर फिनोमेना सर, रैंडम है इरेगुलर है। अच्छा खैर बार, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? हाँ जी, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है बच्चों? कुछ तो जवाब दीजिए, हमने पहले पहले सुना में लफ्ज है। सर जो स्पॉन्टेनियस होता है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डिके है, डिके ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है, डिके ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज नॉट अफेक्टेड, इज नॉट अफेक्टेड बाय क्या, बाय एनी फिजिकल फैक्टर्स। लाइक टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर को कम या ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन इट्स ओन, जब मर्जी जिस लम्हे इसका दिल चाहेगा ये निकल जाएगा, जिस लम्हे किसी भी न्यूक्लियस का दिल चाहेगा उसने एमिट कर जाना। तो स्पॉन्टेनियस का जो बुनियादी मतलब है वो ये है, दिस फिनोमेना, दिस ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है, दैट इज नॉट अफेक्टेड, it is not affected by what, by not affected by any external unexpected, अनप्रिडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक ही बात अंग्रेजी थोड़ी ना सिखानी है, मैं जिस टॉपिक पे जाना है मुझे उस टॉपिक पे जाने दीजिए प्लीज। इब्राहिम, अनएक्सपेक्टेड होना, अनप्रिडिक्टेबल होना, ये थोड़ा सा अंग्रेजी है, इसकी डिटेल में नहीं जाते, आगे जाना आगे जाना। स्पॉन्टेनियस का जो मतलब है ना, स्पॉन्टेनियस नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी physical factor, any physical factor or any physical change, any physical factor such as, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, टेम्परेचर कम ज्यादा करने से रिएक्शंस चेंज होते हैं, ठीक है, सच एज टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और प्रेशर हो गया, टेम्परेचर सच एज टेम्परेचर और प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक हो गई ना, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है ना, इसको प्रेशर से फर्क पड़ता है। ठीक है, एक और चीज, एक और चीज भी है, the decay is not even affected, is not affected, the decay of a particular, the decay of a particular nucleus, the decay of a particular nucleus, the decay of a particular nucleus is not even affected
by the presence of other nuclei is not even affected by the presence of other nuclei, और इनफैक्ट अदर न्यूक्लियाई एमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा उससे भी इसको प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी इसका लेना देना कोई नहीं है, उससे भी इसका लेना देना कोई नहीं है, ठीक है। सो रैंडम का मतलब क्या था कि सर एक इरेगुलर फिनोमेना है, उसकी रेट ऑफ एमिशंस जो है वो फ्लक्चुएट करेंगी, या अनप्रेडिक्टेबल एमिशंस होंगी, या अनप्रेडिक्टेबल होगा कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट कि व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज गोइंग टू एमिट। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है? इट इज इम्पॉसिबल to predict what? Predict when a particular nucleus is going to emit, is going to decay। मतलब अगर आप यूं करें, आप बैठ जाएं, आपने एक न्यूक्लियस को देख यूं करके बैठ जाएं, आपको यार अभी एमिट करेगा, अभी एमिट करेगा, अभी आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, आपको अब एकदम अभी एमिट करेगा, नो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पड़ा है आराम सुकून से, न्यूक्लियस बैठा होगा, न्यूक्लियस खुद डिसाइड करेगा, लो जी डज। 1 घंटा गुजर जाए, 10 घंटे गुजर जाए, 1000 घंटे गुजर जाए, कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस किस लम्हे पे एमिट करेगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, और कोई ऐसी तब्दीली होएगी भी नहीं कि आपको लगेगा सर देखें फूलने लगा, सर एमिट होने, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक। न्यूक्लियस बड़ा कूल और काम करके पड़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा वैसे होगा भी किधर, न्यूक्लियस किधर होता है? वैसे मैंने एक और बात लिखवाई है कि एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस से ताल्लुक ही नहीं है। क्यों नहीं है? द डीके ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज नॉट इवन अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर न्यूक्लियाई। क्यों? उसका भी ताल्लुक नहीं है। आपको पता है एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस में फासला कितना होता है? कोई मुझे बता सकता है एक न्यूक्लियस में और दूसरे न्यूक्लियस में फासला कितना होता है? एक एटम के बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस है, दूसरे एटम के उसके सेंटर पे एक और न्यूक्लियस है, और जो सेंटर होता है, सेंटर इज समथिंग लाइक कि सर जी एक फुटबॉल का ग्राउंड हो, एक फुटबॉल का ग्राउंड इधर है, एक फुटबॉल का ग्राउंड उधर है, इस ग्राउंड के सेंटर पे एक बॉल पड़ी है, उस ग्राउंड के सेंटर पे एक बॉल पड़ी है यार, तो क्या इसके सेंटर पे जो बॉल पड़ी है और उस ग्राउंड के सेंटर पे जो बिल्कुल एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, एक दूसरे से कितना दूर होंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्ट्रिकल फोर्स न्यूक्लियस की के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जो पॉजिटिव चार्ज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो शायद इस फुटबॉल की इलेक्ट्रिकल फील्ड दूसरा फुटबॉल के ग्राउंड तक चली जाए। इस फुटबॉल की जो चार्ज है उसकी वजह से जो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो बहुत दूर तक एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर फोर्स है या जो न्यूक्लियर फील्ड है, न्यूक्लियर फील्ड इज वेरी शॉर्ट रेंज्ड। वो एक फुटबॉल की दूसरे ग्राउंड में पड़े हुए फुटबॉल तक कभी जिंदगी में तस्वुर भी नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में तस्वुर भी नहीं हो सकता कि इसका फुटबॉल और उस फुटबॉल के बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो जाए। एक काम करें, पेज के हेडर पे जाके जुमला लिखें, क्या न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज होती है? पेज के हेडर पे एक जुमला लिखना है प्लीज एक्स्ट्रा से, क्या न्यूक्लियर फोर्स और फील्ड इज वेरी शॉर्ट रेंज्ड, इज वेरी शॉर्ट रेंज। न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फील्ड इज वेरी शॉर्ट रेंज्ड। दो बिल्कुल नेबरिंग एटम्स भी अगर हैं ना, दो बिल्कुल नेबरिंग एटम्स भी अगर हैं, वो किसी किताब में मैंने एग्जांपल पढ़ी थी कि वो कहता था कि यार ये जो दो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस एक दूसरे से ऐसे दूर होते हैं कि एक न्यूक्लियस एक मुल्क में है, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे मुल्क में है, 1000 किलोमीटर के फासले पर समझो।
सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर उस न्यूक्लियस में से कोई सुबह सुबह कोई बंदा निकले घर से, जैसे कोई ऐसा ना, ऐसे कि आप घर से बाहर निकलें, चारों तरफ देखें, आपको कोई अंधेरे के अलावा कुछ नजर ही ना आए, आप समुद्र में आपका घर हो, दूसरी कश्ती किसी और समुद्र में हो, तो एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस का तो ताल्लुक ही नहीं है ना, कभी भी ताल्लुक है ही नहीं। तो अब उस न्यूक्लियस में से कुछ एमिशन हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको पता ही नहीं, पहले वाले को पता ही नहीं। हाँ जी, किसी को मसला है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जो दो बातें कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं कि रेडियो एक्टिविटी बड़ा अजीबो गरीब सा फिनोमेना है। इसके लिए हम दो लफ्ज इस्तेमाल करते आए हैं। एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते आए हैं बचपन से कि सर ये रैंडम फिनोमेना है, फिर एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं स्पॉन्टेनियस है। अब रैंडम का मतलब है सर थोड़ा इरेगुलर है, कब कौन सा न्यूक्लियस एमिट कर जाए कुछ पता नहीं, इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिके। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि फलाना अभी करेगा, फलाना तब करेगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ एमिशंस जो है वो फ्लक्चुएट करेंगी। ठीक है, तो रैंडम फिनोमेना है, इरेगुलर फिनोमेना है, अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, रैंडम है, इरेगुलर है, अनप्रेडिक्टेबल है। मुझे उम्मीद है ये सब एक जैसे लफ्ज हैं, रैंडम होना, इरेगुलर होना, अनप्रेडिक्टेबल होना। ठीक है, सो अच्छा, एक और चीज यहां पे लगता है कि स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का बुनियादी मतलब क्या होता है कि सर वो बिल्कुल क्या कहते हैं, एक तो फिजिकल फैक्टर्स उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, स्पॉन्टेनियस है, किसी भी लम्हे कुछ भी कर देगा। है जी, किसी भी लम्हे कोई भी एमिट कर जाएगा। It is not affected by any physical factor such as temperature or pressure, and the decay of a particular nucleus is not even affected by the presence of any other nuclei. Any nucleus can emit at any moment of time. Any nucleus can emit. इन दोनों बातों का मतलब यह है, इन दोनों बातों का मतलब यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी न्यूक्लियस कैन एमिट एट एनी टाइम। जी, any nucleus can emit any radiation at any interval of time, at any time. ये कहना चाह रहा था बेसिकली, any nucleus can emit any radiation at any time. This is what I wanted to tell you. जिसके लिए हमने रैंडम भी बोला तो पता नहीं क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस भी बोला। पेपर में अक्सर पूछता है क्या रैंडम का मतलब क्या है, फिर कहता है अच्छा बताओ स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। तो रैंडम का मतलब क्या है भाई सर, इरेगुलर होना, फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी का इरेगुलर होना, उसका अनप्रेडिक्टेबल होना। ठीक है, और इसका इम्पॉसिबल होना टू प्रिडिक्ट कि व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज गोइंग टू डीके और गोइंग टू एमिट। ठीक है, हाँ लेकिन एक बात है, कुछ तो साइंस है, कुछ तो साइंस है, जो एक चीज कांस्टेंट है, कोई है कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कांस्टेंट है। देयर इज अ थिंग दैट इज कांस्टेंट, देयर इज अ थिंग दैट इज कांस्टेंट। हर न्यूक्लियस के पास ना, हमने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिके। ठीक है, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स रेडियो एक्टिविटी के साथ, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, हाउ टू ऑब्जर्व द न्यूक्लियर डिके। बच्चों सब्र करो जरा, आपने नहीं ऑब्जर्व करना, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं दैट आर आउट ऑफ अवर रेंज। ठीक है, हम जस्ट समझ रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना किस तरह से है। ठीक है, हमने जब बचपन से अल्फा बीटा और गामा की रेडिएशंस पढ़ी है, ऑब्जर्व करना छोड़ दीजिए, ऑब्जर्व अभी हम नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ लैब में जब जाएंगे, अगर कोई ऐसी न्यूक्लियर लैब में हम जाएं, किसी रेडियो एक्टिव लैब में जाएं जहाँ पे रेडिएटिव मटेरियल्स हों और वो एमिट कर रहे हों, तो आपकी आंखें तो ऑब्जर्व करेंगी ना करें, वहां पे डिफरेंट फिल्म्स होती हैं, फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं, उसके ऊपर रेडिएशंस अपना इमेज छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, या फिर मुख्तलिफ किस्म का और सीन होता है, कोई एक डस्ट होती है, जिस डस्ट में से अगर रेडिएशंस गुजर रही हो तो हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के बैजेस होते हैं, वो बैजेस डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि जी यहाँ पे रेडिएशंस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, थोड़ी आ रही हैं कि ज्यादा आ रही हैं। जो भी मेरा टॉपिक नहीं है शामिल, हाउ डू वी ऑब्जर्व देम, दिस इज नॉट द टॉपिक। टॉपिक इज
characteristics of radioactivity या characteristics of nuclear decay. The first concept is कि सर ये जो radioactivity है, ये जो radioactive decay है, what is it? It is a random phenomena or it is a spontaneous phenomena. हाँ, वो एक GM ट्यूब भी होती है, गीगर मुलर ट्यूब होती है, उससे भी हम उसको करते हैं. गीगर मुलर ट्यूब होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली GM ट्यूब होती है, वो भी उसको मेजर करती है, प्रॉपर्ली डिटेक्ट भी करती है, मेजर भी करती है. ठीक, चलो इनके सवाल के जवाब देते हैं. GM ट्यूब is used to measure or detect what the radiations or the count rate. मैं count rate तक लेके जाऊंगा अभी आपको, बाद में count rate तक आपको लेके जाता हूँ. ठीक है. सो बुनियादी बात क्या है, एक सीन है. वो क्या सीन है जी? अगली जो मैं प्रॉपर्टी आपको लिखवाना चाहता हूं दूसरे नंबर पे, व्हाट इज दी सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी? there is a concept of क्या चीज? concept of half life. there is a concept of half life and क्या, इस लैम्डा को क्या बोलें? there is a concept of half life and probability constant and decay constant. Yes, decay constant. There's a property of half life and decay constant. There's a concept of half life and decay constant. There's a concept of half life and decay constant associated with radioactivity. सुनो जी, सुनो प्लीज. half life and एक लफ्ज है हाफ लाइफ और एक लफ्ज है डीके कांस्टेंट. अच्छा, हाफ लाइफ के बारे में हम क्या जानते हैं? ओ लेवल्स में हमने कहीं पढ़ा इसको? व्हाट इज हाफ लाइफ? सर, इट इज द एवरेज टाइम टेकन, इट इज द मीन टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई टू डिके. हाँ जी, क्या होगा? इट इज द एवरेज टाइम, it is the mean time, it is the mean time taken for what? For half of the parent nuclei to convert into daughter nuclei, या half of the active nuclei to decay, या फिर for activity to reduce by half, whatever, जो भी. mean time taken for half of the active nuclei, for half of the radioactive nuclei, for half of the active लिखें कि radioactive लिखें की बात है. for half of the radioactive nuclei to decay. mean time for half of the radioactive nuclei to decay. mean time for half of the radioactive nuclei to decay, या फिर mean time for half of the parent nuclei to decay into daughter nuclei, या फिर क्या? या फिर mean time for count rate to reduce to half. mean time, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट. mean time for activity to reduce to half of its original value. हाँ जी, या फिर mean time for activity to reduce to half of its original value. mean time in which
count rate, mean time in which count rate decreases by half of its initial value. बहुत सारी बातें लिखवा दी मैंने, बहुत सारी बातें लिखवा दी। क्या क्या हमने कहा? मीन टाइम फॉर हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टू डिके, हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टू डिके, या मीन टाइम फॉर क्या? फॉर हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई टू डिके, ठीक है, या मीन टाइम फॉर एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अब एक्टिविटी क्या होती है हमें नहीं पता। मीन टाइम इन विच काउंट रेट डिक्रीजेस बाय हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, या तो अब ये एक्टिविटी वाली बात हमें समझ नहीं आई, एक्टिविटी वाली बात हमें सही तरह से समझ नहीं आई। मैंने अभी एक्टिविटी वाली बात आपको समझानी है, ठीक है, एक्टिविटी वाली बात अभी समझानी है। बच्चों ये जस्ट जुमले लिख दीजिए, ठीक है। जी तो बच्चों यहाँ पे हमने कहा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट एसोसिएटेड विद रेडियोएक्टिविटी। हाफ लाइफ का मतलब लिखवा दिया, टाइम फॉर हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई टू कन्वर्ट इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, टाइम फॉर हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई टू डीके, ठीक है, टाइम इन विच एक्टिविटी विल रिड्यूस बाय हाफ, टाइम इन विच काउंट रेट विल रिड्यूस बाय हाफ। व्हाट इज दिस एक्टिविटी, व्हाट इज दिस काउंट रेट? ये अगले टॉपिक की बात है, ये अगले टॉपिक की बात है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है टाइम फॉर हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टू डीके, बस इतना लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए। ये काउंट रेट क्या होता है, ये एक्टिविटी क्या होती है, ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ। फिल वक्त मैंने आपको सिखाना है ये डीके कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज डीके कांस्टेंट? इट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस टू डीके पर यूनिट टाइम। डीके कांस्टेंट, व्हाट इज डीके कांस्टेंट? इट इज द पहले तो मतलब से द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज इट? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस टू डीके पर यूनिट टाइम। हाँ जी, the probability of an individual nucleus to decay per unit time, the probability of an individual nucleus to decay per unit time। इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैंने क्या बोला? डीके कांस्टेंट। तो दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है हाफ लाइफ कि जिस टाइम में वो आधा हो जाएगा, और एक लफ्ज है डीके का कांस्टेंट। कुछ तो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस टू डीके पर यूनिट टाइम। ये कुछ कांस्टेंट, ये मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, ये मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। हाफ लाइफ इज टी, हाफ लिखते हैं, डीके कांस्टेंट के लिए एक लफ्ज है लैम्डा, लैम्डा लिखते हैं। बस ये जुमला लिख दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से आगे कल का लेक्चर डिजाइन करूंगा, यहाँ से आगे कल के लेक्चर में डिजाइन करूंगा, ठीक है जी। कि हाफ लाइफ का मतलब क्या है और डीके कांस्टेंट का मतलब क्या है, और डीके कांस्टेंट का मतलब क्या है। वैसे डीके कांस्टेंट का मतलब हमें खास समझ नहीं आया, मैंने भी समझाया किधर है, मैंने तो इसका फॉर्मूला ही बिल्ड नहीं किया, मैंने तो बस एक टर्म लिखी है, मैंने तो बस एक टर्म लिखी है। इस टर्म को किस तरह से एंगेज करूंगा, किस तरीके से कैरी करूंगा, मैं कौन से फार्मूले बिल्ड करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, ठीक है जी। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, कल होगी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात। अभी आप लोगों की मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। कल आपकी मैथ्स की क्लास हुई है सर काशिफ के साथ बच्चों, कल सर काशिफ के साथ मैथ्स की क्लास हुई है, उसमें पास्ट पेपर स्टार्ट किए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉब्लम्स की हैं? यस सर, बताइए प्लीज उसमें क्या किया, क्या वर्कशीट की है? कैन यू प्लीज, एक सेकेंड, क्या लिखा भाई? कंफर्म द स्टैटिस्टिक्स कोड, इज इट 5-2 और 6-2? बेटा जरा सर काशिफ की क्लास में जाके आप उनसे पूछ लेना, ठीक है, सर काशिफ से पूछ लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मजीद सवाल किए हैं, हो गए या अभी भी रहती है? आज पास्ट पेपर्स करने हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वर्कशीट करनी है? रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं हुआ?
विच ईयर टू स्टार्ट P3? बेटा सर काशिफ से प्लीज कहिएगा कि सर जहीर ने कहा है 2016 से स्टार्ट करने, 2016 से पेपर स्टार्ट करने। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके भाई, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।